बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 50 में भीषण आग लगी हुई है। बरौला के झुग्गियों में भीषण आग लगी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई किलोमीटर दूर से ही आग की लपटों को देखा जा सकता है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे। जहां देखिए उस तरफ बस आग ही आग यहां पर दिखाई दे रही है। आग की लपटें और धुआं उठता हुआ इन लपटों से वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पर हैं और फायर ब्रिगेड कर्मी आग की लपटों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बरौला में ये झुग्गियां जहां पर आग लगी, आग कैसे लगी अभी इसको लेकर जानकारी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बरौला गांव के झुग्गियों में आग लगी हुई है और इस आग को काबू पाने की कोशिशें फायर ब्रिगेड कर्मी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख सकते हैं तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और आग की लपटें जहां पर झुग्गियां जलकर स्वाहा हो गई हैं आग की लपटों में। फिलहाल कोशिशें जारी हैं इस आग पर काबू पाने की, लेकिन जिस तरह से आग एक बड़े एरिया को कवर किए हुए है, लग रहा है कि इसमें कड़ी मशक्कत का सामना यहां पर करना पड़ रहा है दमकल कर्मियों को और कुछ और वक्त लग सकता है इस आग पर पूरी तरीके से काबू पाने में। कितनी झुग्गियां बनी हुई थी, कितने लोग थे यहां पर, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। नोएडा के सीएफओ अरुण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण जी, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर, कितनी झुग्गियां आग की चपेट में आई हैं? यहाँ बरौला के पास लगभग 3 दर्जन झुग्गियां थी जिनमें आग लग गई थी। हमारे 1 दर्जन फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं। हमने आग पर लगभग पूरी तरह से काबू पा लिया है। और कितना नुकसान यहाँ पर हुआ होगा, जो लोग वहाँ पर रहने वाले हैं उसको लेकर कोई जानकारी? नुकसान का आकलन अभी नहीं हो सका है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से हम आग बुझा नहीं लेंगे और इसके बाद हम सभी से पूछेंगे। क्योंकि झुग्गियां थी, इनमें प्लास्टिक के काफी कबाड़ जैसी चीजें भी रखी हुई थी, जिनकी वजह से आग काफी तेज लगी और हवा भी चल रही थी। तो क्या सभी लोग जो वहाँ रह रहे थे वो वक्त रहते बाहर निकल गए थे? हाँ, यहाँ पर जो लोग रह रहे थे झुग्गियों में उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। जो आसपास के रिहायशी मकान है उन्हें हमने खाली करा लिया था कि ताकि वहां पर आग की लपटों से या धुओं से कोई जनहानि न होने पाए। तो कोई कैजुअल्टी अब तक फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है? अभी तक किसी कैजुअल्टी की कोई सूचना नहीं है। जैसे ही आग पूरी तरह से बुझा ली जाएगी, हम एक बार सर्च अभियान चलाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति इसमें फंस गया रहा हो। कितना और वक्त लग सकता है पूरी तरह से कूलिंग होने में? लगभग 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि काफी दूर में ये मलबा फैला रहता है और हमें इसको हटा करके बुझाना पड़ता है, तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। अरुण सिंह जी, एक आखिरी सवाल, आग कैसे लगी, क्या इस बारे में कुछ इनपुट मिल पाया है? आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है और जो लोग भी यहाँ पर थे वो चूंकि इस मौके से दूर हट गए हैं, तो अभी हम आग बुझाने पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। एक अंदेशा है कि शाम का समय था, हो सकता है खाना बनाने के दौरान, चूंकि झुग्गियों में काफी लोग खाना भी बनाते हैं, तो हो सकता है कि उनमें किसी के चूल्हे की या चिंगारी से ही आग फैली हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो नोएडा के सीएफओ अरुण सिंह को आप सुन रहे थे यहाँ पर जानकारी देते हुए कि लगभग आग पर काबू पा ही लिया गया है और फिलहाल कूलिंग का काम जारी है। जब ये साफ हो जाएगा तो उसके बाद ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई अंदर फंसा हुआ ना हो। और ये अभी तक जानकारी मिल रही कि वक्त रहते ही झुग्गियों में रहने वाले लोगों को वहाँ से खाली करा लिया गया था। आसपास का जो रिहायशी एरिया है वहाँ भी लोगों को वहाँ से खाली करा लिया गया था और 3 दर्जन झुग्गियों में आग लगी, ये बताया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर कबाड़ जो था भारी मात्रा में था, तो ऐसे में आग लगातार फैलती चली गई। और आग कैसे लगी इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन 1 दर्जन जो फायर ब्रिगेड कर्मी थे उन्होंने इस आग पर काबू लगभग पा ही लिया है। और अब बात करते हैं पंचायत चुनाव में हार के साइड इफेक्ट की। यूपी में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद से हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। कहीं पुलिस टीम पर हमला हो गया है तो कहीं लोगों ने पुलिस कर्मियों को ही दौड़ा लिया है। कानपुर में तो फायरिंग में कई लोग जख्मी हो गए। हरदोई में हार से बौखलाए लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, जिसमें एक की मौत भी हो गई। और औरैया में तो चुनावी रंजिश में पूर्व फौजी को मौत के घाट उतार दिया गया। हरदोई के माधोगंज थाना इलाके में चुनावी रंजिश को लेकर प्रधानी चुनाव जीते और हारे प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इसमें एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने तत्काल इस सूचना पर पहुंच करके घायलों को इलाज के लिए हरदोई भेजा है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। हरदोई में इलाज के दौरान दिनेश,
की मृत्यु हो गई है। उधर औरैया के बेला थाना क्षेत्र के महू गांव में चुनावी रंजिश में पूर्व फौजी की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। कुछ दिन पहले ही आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। फौजी मनोज सिंह ने पूर्व प्रधान सुमित सिंह समेत अन्य लोगों पर केस दर्ज कराया था और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उधर बुलंदशहर में खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव कन्हेनी में चुनाव परिणाम आने के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर्स ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आरोप के मुताबिक हार के बाद बौखलाए दूसरे पक्ष ने जीते हुए प्रत्याशी के घर में घुसकर जमकर लाठी डंडे चलाए। फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर के गांव सिकंदरपुर में चुनावी रंजिश के चलते 2 लोगों को गोली मार दी गई। इन्हें गंभीर हालत में फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सिकंदरपुर में बंटू नामक शख्स चुनाव हारने के बाद बौखला गया और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 3 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां हार के बाद प्रत्याशी बौखला गए और पुलिस तक को नहीं बख्शा गया। आजमगढ़ गोधौरा गांव में उग्र भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, हवाई फायरिंग भी की। नाराज समर्थकों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। उधर मुजफ्फरनगर में एक जुलूस के दौरान कुछ लोग पुलिसकर्मियों पर पथराव करते नजर आए, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पत्थर मारे। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 2 मई का है। पुलिस ने इस मामले में प्रत्याशी फैज मोहम्मद सहित 31 नामजद और 40 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करते 17 नामजद आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। तो वहीं कानपुर के घाटमपुर इलाके के बेंदा गांव में पूर्व प्रधान और उसके साथियों ने चुनावी रंजिश में फायरिंग की और पथराव किया। इस घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां योगी सरकार ने फैसला लिया है कि यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से जितने भी कर्मचारी और अधिकारियों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए डीएम को मृतक कर्मचारियों की अनुग्रह राशि प्रस्ताव बनाकर यूपी राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए मृतक कर्मचारी की RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होगी। सभी डीएम को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन RT-PCR रिपोर्ट लगाना जरूरी होगा। जिन भी कर्मचारियों अधिकारियों की पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से मृत्यु हुई है, उनके प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान योगी सरकार की तरफ से किया गया है। तो ये बड़ा फैसला सिलेक्शन शो को पावर्ड बाय सेम्प्रा। गांठों से खत्म करे मौत, मेहनत कम मुनाफा मोटा। अब आपको कुछ जिले के रिजल्ट भी बता देते हैं। बस्ती में जिला पंचायत की 43 सीटों में से बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे, रिजल्ट ब्रेकिंग। एसपी को 8, बीएसपी को 6 और अन्य के खाते में 19 सीटें आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस्ती में जिला पंचायत की 43 सीटें हैं, उनमें से बीजेपी को 9 पर जीत मिली है, एसपी को 8 पर, बीएसपी को 6 पर और अन्य के खाते में गई हैं 19 सीटें। वहीं अगर बात करें अमेठी की, तो 36 सीटों में से बीजेपी के हिस्से में 9 सीटें आई हैं। एसपी 9 पर, बीएसपी 2 पर और अन्य के खाते में आई हैं 16 सीटें। तो अमेठी में बीजेपी और एसपी बराबर 9 पर रहे हैं। पंचायत चुनाव में ज्यादातर जगहों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। इस रिजल्ट पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को धूल चटाकर रखी है। गोरखपुर, काशी और अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पंचायत चुनाव में लगातार जनता का प्यार पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बता रहे हैं कि 2022 में जनता उत्तर प्रदेश के बदलाव के लिए कितनी तैयार है। प्रदेश के पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बनारस में, प्रयागराज में, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है और गोरखपुर, जो योगी जी का गढ़ माना जाता है, वहां पे नाक को दम कर रखी है। पंचायती चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया है।
और बात कोरोना की, अब धीरे धीरे देश में कोरोना हार रहा है और देश जीत रहा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को देखें तो देश में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। पिछले 24 घंटे में 3,57,229 केस आए हैं। उसके मुकाबले 24 घंटे में 3,20,289 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके बाद देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 34,47,133 हो गई है। अब तक पूरे देश में 1,66,13,292 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। अब यूपी की बात करते हैं। यूपी में भी कोरोना केसों में तेजी से कमी आ रही है। दावे के मुताबिक यूपी में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में 2,08,558 टेस्ट हुए, जिसमें से 25,858 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं 24 घंटे जितने लोग पॉजिटिव हुए हैं उससे कहीं ज्यादा 38,683 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। इससे यूपी का रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। पहले आप यूपी के एसीएस, तो कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। तो आपको सुनाते हैं यूपी के एसीएस नवनीत सहगल की, सुनाते हैं आपको, जो आंकड़ों से समझाएंगे कि महामारी पर आज मंगल विजय किस तरह पाई गई है। प्रदेश में नए जो संक्रमण के मामले आए हैं वो लगातार घटने की तरफ हैं। 4 करोड़ से अधिक टेस्ट हुए हैं प्रदेश में और कल 2,08,558 टेस्ट हुए हैं। तो ये जो एक अग्रेसिव पॉलिसी है हमारी, एक जो रणनीति है कि जल्दी से जल्दी ट्रैक किया जाए, फिर उसका टेस्ट करके उनका ट्रीट किया जाए, लोग बीमारी से मुक्त हो रहे हैं, वो उनकी संख्या बढ़ने की तरफ है। यदि पिछले 3 दिन के आंकड़े देखें तो 30 अप्रैल को जहां 34,626 मामले आए थे और 32,494 लोग जो हैं वो संक्रमण से मुक्त होकर घर गए थे और कुल 2,66,000 टेस्ट हुए थे, वहीं कल 3/5 को 25,808 नए मामले आए हैं। 38,683 जो हैं लोग ठीक होकर अपना, अगर वो होम आइसोलेशन में थे तो वो ठीक होकर अपने काम पे लौटे हैं। अब आपको यूपी का पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा बता देते हैं। 28 अप्रैल को यूपी में 32,993 केस मिले, जो 29 अप्रैल को घटकर 26,613 हो गए। 30 अप्रैल को एक बार फिर आंकड़ों में उछाल देखा गया और आंकड़ा 34,626 पहुंच गया। इसके बाद 1 मई को कोरोना के केसों में भारी गिरावट देखने को मिली और आंकड़ा घटकर 30,317 पहुंच गया। इसके बाद 2 मई को प्रदेश में 30,983 मरीज मिले। 3 मई को फिर कोरोना केस कम हुए और आंकड़ा 29,192 पर पहुंच गया। आज यानी 4 मई को कोरोना केस में भारी गिरावट हुई और आंकड़ा 25,858 हो गया। आप देखेंगे तो 3 मई से आज के आंकड़े में 3,334 केस कम आए हैं। आज चौथा दिन है जब यूपी में कोरोना केस में लगातार कमी देखने को मिली है। और हर रोज यूपी में कितने लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट रहे हैं ये भी देख लेते हैं। एक हफ्ते का आंकड़ा आपके लिए हमने निकाला है। 29 अप्रैल को 26,613 लोग ठीक हुए। इसके बाद 30 अप्रैल को 32,494 लोगों ने कोरोना को हराया। 1 मई को इस आंकड़े में तेजी से उछाल आया। 1 मई को 38,826 लोग ठीक हुए। इसके बाद हालांकि 2 मई को इस आंकड़े में कमी देखने को मिली। 2 मई को 36,650 लोग ठीक हुए। तो वहीं 3 मई को फिर से अच्छी खबर आई और प्रदेश में 38,683 लोग कोरोना से जंग जीत गए। वहीं आज की बात करें तो 38,683 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं, इसी के साथ रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, जो ये आंकड़े साबित कर रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक हफ्ते का डाटा हमने निकाला है। इसके मुताबिक हर रोज जितने कोरोना केस आ रहे हैं उससे ज्यादा लोग यूपी में ठीक हो रहे हैं। 29 अप्रैल की बात करें तो 25,613 केस आए तो 26,613 लोग ठीक भी हुए। वहीं 30 अप्रैल की अगर बात करें तो आंकड़े ज्यादा थे। 34,626 कोरोना केस के मुकाबले 32,494 लोग ठीक हुए। 1 मई को शानदार उछाल दिखा, जहां कोरोना केस 30,317 आए तो वहीं 38,826 लोगों ने कोविड को हरा दिया। 2 मई को 30,983 कोरोना केस के मुकाबले 36,650 लोगों ने कोविड को मात दी। तो वहीं 3 मई को 29,192 केस मिले तो 38,687 लोग ठीक होकर घर भी लौट गए। वहीं प्रदेश में 25,858 कोरोना केस मिले तो वहीं 38,683 लोगों ने कोविड के खिलाफ जंग जीत ली। तो पिछले एक हफ्ते में एक दिन को छोड़ दें तो ये मालूम पड़ता है कि प्रदेश में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है।
इस बीच वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। यहां बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट दोबारा चालू हो गया है, करवाया गया है। तो डीएम ने शुभारंभ के बाद प्लांट को 24 घंटे चलाने का निर्देश दिया है। इस प्लांट से अब लगभग हर रोज 450 सिलेंडर भरे जाएंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीद को लेकर किसानों से बात की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से जुड़े किसानों से पूछा कि उनके क्षेत्र में गेहूं खरीद हुई या नहीं, साथ ही पैसा अभी तक उनके पास पहुंचा या नहीं। सीएम ने बातचीत में बताया कि हर क्रय केंद्र पर कोरोना के नियमों का पालन कर खरीद की गई है। खंड में हमारे तमाम अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन तब भी उन केंद्रों को संचालन करके वे कर रहे हैं, जिससे किसान भाइयों को कोई परेशानी न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति कुंटल हर एक किसान को देने का प्रयास दिया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि 72 घंटे के अंदर ये पैसा किसानों के खाते में पहुंच जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 82-83% किसानों के खाते में ये पैसा पहुंच चुका है। अभी ये चीज और अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अब बात रिलायंस की, जिसने अपना वादा निभाते हुए गुजरात के जामनगर में 400 बेड वाले कोविड अस्पताल का शुभारंभ कर दिया है। ये तस्वीरें जामनगर के उसी अस्पताल के शुभारंभ की है, जिसमें RIL की तरफ से 400 बेड की व्यवस्था की गई। ये एक कोविड अस्पताल है जहां कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों का फ्री में इलाज किया जाएगा। शुभारंभ का ये कार्यक्रम ऑनलाइन किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद शामिल हुए। कोरोना की विषम परिस्थिति में गुजरात के जामनगर में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने की रिलायंस फाउंडेशन ने जो जाहिरात की थी, उसके तहत ही जामनगर के डेंटल कैंपस में 400 बेड का कोविड केयर सेंटर रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू कर दिया गया है। खास करके आज सीएम विजय रूपाणी ने यहाँ का जो कोविड केयर सेंटर है उसका वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण भी कर दिया है। खास करके बात की जाए, यहाँ जो सौराष्ट्र भर से जो मरीज आ रहे हैं, ये मरीज को सारवार के लिए ऑक्सीजन भी मुहैया कराया जा रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए, सभी तरह के यहाँ के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी भर्ती कर लिए गए हैं और यहाँ आज जो मरीज आने वाले हैं, मरीज को सारवार भी शुरू कर दी गई है। किंजल कारसरिया, न्यूज़ 18, जामनगर, गुजरात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां मंदिर में पुजारी ने फांसी लगा ली। अन्नपूर्णा मंदिर के पास राम मंदिर के पुजारी ने फांसी लगा ली। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर ही ये राम मंदिर मौजूद है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।